बाथरूम में मृत होकर घंटे भर पड़े रहे नेहरू, कोई नहीं था देखने वाला। कई घंटे बाद पब्लिक को हुई निधन की खबर। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। उनके निधन की सूचना दोपहर कोई 2 बजे संसद में दी गई और सार्वजनिक की गई। लेकिन कई बार ये सवाल उठा है कि असल में उनका निधन रात में ही बाथरूम में जाने से हो गया था, जिसे घंटों छुपा कर रखा गया था। हालांकि उनके निधन को लेकर आधिकारिक सूचना अलग है, लेकिन तब भारत सरकार में बड़े पद पर आसीन और बाद में जाने माने पत्रकार बने कुलदीप नैयर की किताब कुछ अलग ही कहती है। दरअसल 26 मई को नेहरू शाम को देहरादून से लौटे थे। वह खराब स्वास्थ्य के कारण वह 4 दिनों के स्वस्थ अवकाश पर वहां गए थे, लेकिन उनकी तबीयत अब भी अच्छी नहीं थी। यानी 26 मई को वह थके हुए थे। वो आम दिनों की तुलना में जल्दी सोने चले गए थे। रात बेचैनी में बीती। वो कई बार उठे और हर बार उनका विश्वस्त सेवक नाथूराम उन्हें दर्द निवारक दवा देता रहा। वह हेलीकॉप्टर से देहरादून से शाम करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली के लिए चले थे। देहरादून के पोलो ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए खड़ा था। छोटी सी भीड़ उन्हें विदा करने आई थी। मिड डे ने कुछ साल पहले देहरादून के एक पुराने पत्रकार राजू कंवर के हवाले एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया था कि उस शाम नेहरू जब देहरादून से विदा हुए तो कैसे लग रहे थे। नेहरू दरअसल देहरादून में 4 दिनों के अल्प अवकाश पर आए थे। उनकी सेहत जनवरी में भुवनेश्वर के हार्ट अटैक के बाद सुधर नहीं पाई थी। उनका रूटीन प्रभावित हो चुका था। उनका ज़्यादातर काम बिना विभाग के मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दे दिया गया था। नेहरू जब चलते थे तो उनका बायां पैर दिक्कत होती थी। देहरादून की 26 मई को शाम आखिरी शाम थी जब नेहरू को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। वो बेटी इंदिरा गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़े। हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़े होकर जब उन्होंने हाथ हिलाया तब राजू कंवर ने महसूस किया कि बायां हाथ और ऊपर उठाते समय नेहरू के चेहरे पर कुछ दर्द सा उभर आया था। उनकी बेटी इंदिरा ने उन्हें सहारा देने के लिए खड़ी थी। बाएं पैर के मूवमेंट में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, लेकिन पूरे तौर पर ऐसा नहीं कर पाए। नेहरू करीब 8 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे, सीधे प्रधानमंत्री हाउस चले गए। रिपोर्ट की माने तो वो थके हुए थे। रात भर करवटें बदलते रहे, पीठ के साथ कंधे में दर्द की शिकायत करते रहे। विश्वस्त सेवक नाथूराम ने उन्हें दवा देकर सुलाने का प्रयास करते रहे। कुलदीप नैयर की आत्मकथा किताब बियॉन्ड द लाइन्स ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि दरअसल निधन 27 मई 1964 की रात उनका स्नान गृह यानी बाथरूम में हो गया था। उनके डॉक्टर के.एल. बिंग के खास निर्देश पर देखा जा रहा था उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाए। फिर जब वह बाथरूम में पाए गए तो उन्हें पास कोई नहीं था। नैयर लिखते हैं कि डॉक्टर बिंग के उन्हें बताया था कि बाथरूम में गिरने के बाद नेहरू के 1 घंटे तक उसी अवस्था में पड़े रहे। ये सरासर लापरवाही थी। लोगों को पता था कि वो बीमार हैं, लेकिन उनके इतनी जल्दी निधन होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि नेहरू के निधन को जो आधिकारिक बात कही जा रही है, इसमें भी अलग थी। 27 मई 1964 की रिपोर्ट कहती है कि सुबह 6:30 पर उन्हें पहले पैरालिटिक अटैक हुआ और फिर हार्ट अटैक। इसके बाद वो अचेत होकर गिर पड़े। इंदिरा गांधी ने तुरंत उनके डॉक्टरों को फ़ोन किया। 3 डॉक्टर तुरंत पीएम हाउस पहुंच गए। उन्होंने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, लेकिन नेहरू का शरीर कोमा में पहुंच चुका था। शरीर के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिससे पता लगे कि इलाज कुछ असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 27 मई से लोकसभा का 7 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू खास तौर पर कश्मीर और शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ सवालों का जवाब देने वाले थे। जब वो संसद में नहीं पहुंचे तो बताया गया कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। दोपहर 2 बजे स्टील मंत्री
कोयम्बटूर सुब्रमण्यम राज्यसभा में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उन्होंने बुझे हुए स्वर में केवल इतना कहा कि रोशनी खत्म हो गई है। लोकसभा तुरंत स्थगित कर दी गई। कुछ घंटों बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई। दोपहर 2:05 पर संसद में हर सांसद के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तुरंत नेहरू के निधन पर एक अतिरिक्त संस्करण प्रकाशित किया। देश में सभी समाचार पत्रों में दिन में विशेष संस्करण प्रकाशित हुए। द न्यूयॉर्क टाइम्स में नेहरू 8 घंटे तक कोमा में रहे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। गार्जियन ने घर का अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी गई कि उन्हें आंतरिक हेमरेज हुआ था। इसमें पहले पैरालिटिक स्ट्रोक और फिर हार्ट अटैक हुआ। शाम 4 बजे भीड़ प्रधानमंत्री हाउस के सामने इकट्ठा होने लगी। इसमें नेता, राजनयिक, आम जनता शामिल थी। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर जनता के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। 29 मई को उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। हालांकि निधन के मुश्किल से एक सप्ताह पहले नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चिंता न करें, मैं अभी लंबे समय तक जिंदा रहूंगा। 27 मई को देश भर में शादियों का बड़ा साया था। जैसे ही नेहरू के निधन की खबर फैली, तुरंत सदमे की शोक की स्थिति पूरे भारत में फैल गई और शादियां तो हुई, लेकिन कहीं कोई बाजा गाजा नहीं बजा। 3 राज्य में 11 हत्या दूध, तेजाब और पत्थर से थे सीरियल किलर का हथियार। खजाना खोजने के नाम पर बनाता था शिकार। दोस्तों, ये खबर हैदराबाद की है। एक व्यक्ति के कई चेहरे, ये बात रामती सत्यनारायण पर फिट बैठती है। एक नए सीरियल किलर को लेकर खुलासा हुआ है। अपनी पत्नी के लिए वो एक अच्छा पति और बेटे के लिए एक अच्छा पिता था। तेलंगाना के नगर कुर्नूल और वनपार्थी जिलों और उसके आसपास के रियल एस्टेट एजेंट उसे एक ब्रोकर के तौर पर पहचानते थे। कईयों के लिए वो एक अलौकिक चीज़ों में यकीन रखने वाला औषधि विशेषज्ञ और एक खजाना खोजने में माहिर आदमी था। हैदराबाद से करीब 130 किलोमीटर दूर नगर कुर्नूल जिले की पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि वो एक सीरियल किलर है। पुलिस ने मंगलवार यानी 12 दिसंबर 2023 को उसे गिरफ्तार किया था। रामती सत्यनारायण ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 4 साल में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 11 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। इसके लिए वो भोले भाले लोगों को उनके लिए छिपे हुए खजाने को सामने लाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वह लोगों से कहता था कि पूजा कर वो उनका खजाना उनके पास सामने ले आएगा। वादा कर के वो उनकी नृशंस हत्या कर देता था। पुलिस के अनुसार उसके क्राइम का तरीका था कि वो लोगों को झांसा देता था कि पूजा कर वह उनका खजाना सामने ले आएगा और लोग उसके झांसे में अक्सर आ जाते थे। पुलिस ने 12 दिसंबर 2023 को हैदराबाद के खजाना खोजने वाले गौला वेंकटेश की हत्या के सिलसिले में सत्यनारायण को गिरफ्तार किया तो उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हिरासत में मौजूद छोटे कद का मीठा बोलने वाला ये शख्स 2020 से 11 हत्या के नृशंस हत्या कर चुका है। नगर कुर्नूल के पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी बी मोहन कुमार के मुताबिक यह विश्वास करना मुश्किल था कि सत्यनारायण अपने शिकार के चेहरों पर एसिड डालने और उसके सिर को पत्थरों से कुचलने का तरीका अपनाता था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सत्यनारायण ने हमें बताया कि खजाने की खोज एक लत है और जुनून है। हालांकि वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इतना बुद्धिमान था कि उसने इस जुनून का फायदा उठाया। वो लोगों से कहता था कि वो उन्हें खजाना दिलवाएगा। इसके बाद उसके एवज में 10 लाख रुपए तक की मांग करता था। ये वो कहकर किसी को न बताने की शपथ दिलाता था कि बताने पर खजाना मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद उनके पैसे वापस मांगने पर उनको खजाने मिलने का सही वक्त बताकर सुनसान जगह बुलाता, फिर प्रसाद कहकर जहरीला दूध पिलाता, शिकार के बेहोश होने के बाद चेहरे पर एसिड फेंकता, फिर पत्थर से उनका चेहरा कुचलकर मौत के घाट उतार देता, फिर वो चुपचाप घर चला जाता था। आखिर लगातार हत्याओं को अंजाम देने के बाद भी रामती सत्यनारायण पुलिस के केस से बचता रहा। इसे लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह अपने शिकार को फंसाने के लिए उनका विश्वास हासिल करता था।
इसके लिए वो उनकी दिलचस्पी वाले मुद्दों पर बात करता था, मसलन रियल एस्टेट, अलौकिक, छिपे हुए खजाने, हर्बल इलाज, लगभग हर चीज़ जिसमें वो दिलचस्पी रखते हों। वह इतना भरोसेमंद लगता था कि कुछ ही हफ्तों में या उनकी पहली मुलाकात में ही महीनों के बाद भी उनके शिकार किसी भी अजीब वक्त पर एकांत जगह पर उनसे मिलने में संकोच नहीं करते थे। सत्यनारायण का पहला शिकार 42 साल की सब्जी बेचने वाला खाजा पासा था। महबूबनगर मंडल के येनुगोंडा गांव के रहने वाले पासा को अपनी ज़मीन पर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले थे। इसके बाद उससे यकीन हो गया था कि उसकी ज़मीन में खजाना दबा हुआ है। डीएसपी कुमार ने कहा कि इसके लेकर पासा ने 2020 में शुरू में सत्यनारायण के मुताबिक सत्यनारायण से मुलाकात की। सत्यनारायण ने आने वाले कुछ महीनों में पासा का यकीन हासिल किया और उसे भरोसा दिलाया कि खजाने की कीमत 10 लाख रुपए के पासा के प्लॉट से कई गुना अधिक होगी। इसे लेकर उसने पासा से फीस के तौर पर उसका प्लॉट अपने नाम रजिस्टर करवाने के लिए कहा। रजिस्ट्री होते ही वो पासा से कन्नी काटने लगा। पासा ने उसे पुलिस में जाने की धमकी दी तो सत्यनारायण ने कथित तौर पर 13 अगस्त 2020 को पासा को फ़ोन किया। उसने पासा से कहा कि खजाने की खोजने के लिए अनुष्ठान करने का सही वक्त आ गया है। अगली सुबह पासा के बहनोई सैदू ने उनकी लाश उसकी रसोई में देखी थी। ये लाश वहाँ ताज़ा खोदे गए छोटे गड्ढे में कपूर, नींबू, नारियल, गुलाब की पंखुड़ियों और जली हुई अगरबत्तियों के साथ मिली थी। सैदू को पासा की 40 साल की बीवी अस्मा बेगम, उसकी 65 साल की सास हजीराबाई और 11 साल की बेटी आसरीन हसीना की लाश भी घर में अलग अलग कमरों में मिली थी। सबको लगा कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन घर में पड़ा अनुष्ठान का सामान कुछ और ही कह रहा था। इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद से सत्यनारायण को हौसला बढ़ता गया और वो लोगों को छिपा हुआ खजाना दिलाने के नाम पर उनके प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराता और फिर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता। गिरफ्तारी के बाद सत्यनारायण ने कबूल किया कि उसने पासा के घर के अन्य लोगों को पूजा का हवाला देकर आंखें बंद कर अलग अलग कमरों में बैठने को कहा था। देवताओं का प्रसाद बताकर उन्हें जहरीला दूध पिलाया। जब परिवार की सांसें थमी तो वो चुपचाप पासा के घर से फरार हो गया। जोंगुलंबा गढ़वाल रेंज की डीआईजी LS चौहान के मुताबिक वह इतनी हत्या करने के बाद भी इसलिए बचता रहा कि वह अपने शिकारों को कहता था कि अगर उन्होंने उसके बारे में किसी को बताया तो उसके खजाने मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सत्यनारायण पहली बार नगर कुर्नूल पुलिस के रडार पर तब आया जब 50 साल की खेती मजदूरी करने वाला पसराला लिंगस्वामी की लाश 18 नवंबर 2022 को वनपटला गांव में मिली थी। पुलिस के मुताबिक 17 नवंबर 2022 को वह लिंगस्वामी को एक सुनसान जगह पर ले गया और कथित तौर पर एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। डीएसपी कुमार ने कहा कि सत्यनारायण को पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन उन्होंने लिंगस्वामी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि हमारे पास रिपोर्ट थी कि उन्हें एक साथ देखा गया था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से हमें उसे जाने देना पड़ा। उसने पत्थर काटने वाले गौला वेंकटेश की हत्या के बाद उसकी पत्नी गौला लक्ष्मी ने अपनी पुलिस रिपोर्ट में सत्यनारायण के नाम का एक संदिग्ध के रूप में लिखवाया था। वेंकटेश ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसने 2 दोस्त शिवा और देवेंद्र और वह एक जमीन के सौदे के लिए नगर कुर्नूल में एक रियल एस्टेट डीलर सत्यनारायण से मिलने जा रहे थे। मृतक वेंकटेश की पत्नी ने सत्यनारायण का फ़ोन नंबर उससे लिया था। वेंकटेश ने खजाना खोजने के लिए सत्यनारायण की फीस देने के लिए अगस्त 2023 में 10 लाख रुपए उधार लिए थे। सितंबर में खजाना खोजने की कोशिश का दावा करते हुए आरोपी ने वेंकटेश को कहा कि 3 गर्भवती महिलाओं की बलि दी जाएगी। इससे वेंकटेश के मन में डर पैदा हो गया कि और उसने आरोपी से पैसे वापस लौटाने को कहा। पुलिस के बयान के मुताबिक आरोपी ने फिर से 4 दिसंबर 2023 को वेंकटेश को भी खजाना दिलाने के लालच से बुलाया।
वहाँ प्रसाद के नाम पर उसे जहरीला दूध पिलाया, फिर एक पहाड़ी पर ले जाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। वेंकटेश की पहचान से जुड़ी सभी चीज़ें अलग अलग जगहों पर फेंक दी। जब पति वेंकटेश घर नहीं पहुंचा तो गौला लक्ष्मी ने सत्यनारायण को फोन किया, लेकिन वो अनजान बन गया। मृतक वेंकटेश के दोस्तों ने सत्यनारायण के घर को पता लगाया। इसके बाद लक्ष्मी पति के चाचा कोंडालैया और उसके दो दोस्त 26 नवंबर 2023 को सत्यनारायण से मिलने पहुंच गए। तब भी वो अनजान बना रहा। शक होने पर मृतक वेंकटेश की बीवी गौला लक्ष्मी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। सत्यनारायण ने वेंकटेश और पासा के परिवार के अलावा बाद 70 साल के बीमा राम रेड्डी और उनकी 42 साल की बेटी थिरुपथमा, 52 साल की अरेपल्ली श्रीनिवासुलु, 43 साल की संपत्ति श्रीधर रेड्डी को अपना शिकार बनाया। पत्नी दूसरे के साथ भाग गई तो बन गया सीरियल किलर। 18 महिलाओं को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मैना रामुलू के रूप में हुई है। यह सीरियल किलर अब तक 18 महिलाओं के साथ सेक्स करने के बाद उनकी हत्या कर चुका है। आरोपित शराब के नशे में हत्या करता था। 2 महिलाओं के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पकड़े जाने के बाद 16 और महिलाओं की हत्या करना बात कबूल की है। आरोपी पत्थर काटने का काम करता था। पुलिस की टास्क फोर्स ने उसे 21 आपराधिक मामलों में पकड़ा था। इसमें से 16 हत्या के मामले थे और बाकी प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध। साथ ही इससे पहले वह एक बार पुलिस की कस्टडी से भी भाग चुका है। पुलिस के अनुसार 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। इसके बाद से ही महिलाओं के प्रति उसके मन में एक घृणा भर गई थी। फिर सन 2003 से ही उसने आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। अकेली महिलाओं को वह पकड़ता और शारीरिक संबंध बनाने के बदले उन्हें पैसा ऑफर करता था। उन्हें ले जाकर वह शराब पीता था और फिर महिला की हत्या कर देता था। इसके बाद वह महिला का कीमती सामान आदि लेकर भाग जाता था। पुलिस काफ़ी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बता दें कि 30 दिसंबर 2020 को घाटकेसर के अंकुशपुर में वेंकटगिरी की 50 वर्षीय महिला वेंकटगम्मा की हत्या कर दी गई थी। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की पुलिस टीम ने इस हत्या के मामले में बोरबोंडा के 45 वर्षीय रामुलू को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर मूलगुण के बालगू में 35 वर्षीय अज्ञात महिला की हत्या की भी आरोप लगी थी, जिसकी लाश 10 दिसंबर 2020 को सिद्दीपेट में मिली थी। रामुलू के वेंकटम्मा को शराब खरीदने के बहाने यूसुफ गुंडा ताड़ी परिसर से उठाया। वह अंकुशपुर घाटकेसर में एक अलग जगह पर उसे ले गया और शराब पीने के बाद बोल्डर से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी तरह से वह दूसरे शिकार को बालानगर ताड़ी परिसर में ले गया और उसे जप्ता सिंगापल्ली गांव के मुलुंगू सिद्दीपेट में सुनसान जगह ले गया। कमिश्नर ने कहा कि पीड़िता अत्यधिक नशे में थी। रामुलू ने उसकी साड़ी का इस्तेमाल कर उसके चेहरे को जला दिया था और उसके चांदी का भूषण लेकर फरार हो गया। शव की पहचान उसके शरीर के साथ बरामद की गई सेलफोन से इस्तेमाल से वेंकटगामा के रूप में हुई। पुलिस ने आसपास की जिला पुलिस और राज्य पुलिस से संपर्क किया और वहां इस तरह की हत्याओं के जो भी मामले थे उनकी जांच की जा सकती है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ हो रही है। सुहागरात मनाकर किया 20 लड़कियों का कत्ल, रोंगटे खड़े कर देगी इस साइनाइड किलर की कहानी। कई सीरियल किलर्स की कहानी अब तक आपने सुन चुके होंगे, मगर अपने देश में एक ऐसा सीरियल किलर हुआ जिसने दरिंदगी की इंतहा ही पार कर दी थी। इसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे कि यदि इसे अब तक का सबसे खतरनाक सीरियल किलर अपने देश में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मशहूर हुआ था साइनाइड किलर या साइनाइड मोहन के नाम से। यहाँ हम आपको इसी सीरियल किलर और उसकी काली करतूतों से अवगत करा रहे हैं।
ये वाकया है कर्नाटक का वर्ष 2009 का, जहां अनीता नाम की एक लड़की को एक लड़के से प्यार होने पर उससे अगले दिन शादी करने का वादा और मिलने पर वह अपना घर बार छोड़कर चली जाती है उस लड़के के पास और मंदिर में अगले दिन शादी से पहले एक रात गुजार लेते हैं। लाज में जहां दोनों के बीच जिस्मानी संबंध भी बन जाते हैं। अनीता अगले दिन दुल्हन के कपड़े पहनकर हसन के बस स्टैंड पर प्रतीक्षा कर रहे उसी लड़के के पास पहुंच जाती है, जहां वह लड़का उसे एक टेबलेट गर्भ निरोधक गोली बताकर देता है। वह समझा बुझाकर उसे टॉयलेट में ले जाकर खाने को कहता है, क्योंकि उसके अनुसार इसे खाने से चक्कर भी आते हैं। अनीता वही करती है। टॉयलेट में जाकर गोली खाने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस अनीता की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जबकि लड़का गायब हो जाता है और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसके साथ भी कोई था। सवाल यह उठता है कि आखिर अनीता की मौत हुई कैसे और उसके साथ वाला लड़का कौन था। इस घटना के तार जुटते हैं वर्ष 2003 से, जब इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2003 से 2009 तक दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग शहरों से टॉयलेट से ही पुलिस को 20 और 32 साल की उम्र की 20 महिलाओं की लाश दुल्हन की ड्रेस में मिली, मगर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में इसलिए नाकाम रही कि पुलिस के बीच आपसी तालमेल का अभाव था। आखिरकार अनीता की मौत के बाद जब गांव वालों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए एक मुस्लिम लड़के के द्वारा अनीता को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने को जलाने की धमकी दी, तब पुलिस ने पहली बार मामले की गंभीरता को भांपते हुए 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर दोषी को पकड़ने का वादा किया। अनीता का फोन रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को यह नंबर कावेरी नामक महिला के नाम पर पंजीकृत मिला। कावेरी के घर पहुंचने पर वह महीनों तक गायब मिली और उसका फोन रिकॉर्ड खंगालने पर पुष्पा का नंबर मिला। फिर पुष्पा भी वैसे ही गायब मिली। इसके बाद पुलिस कड़ियों को जोड़ते हुए मंगलौर के एक गांव पहुंच गई, जहां इसी तरह के एक गायब हुई लड़की का नंबर चालू मिला और पता चला कि धनुष नाम का एक लड़का इसे चला रहा था। धनुष से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसे यह फोन उसके चाचा प्रोफेसर मोहन कुमार ने दिया है। मोहन को हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ में उसने 32 महिलाओं को मारने की बात कबूल ली, जिसे जानने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में इसने बयान बदलते हुए कहा कि गरीब लड़कियों से वह बिना दहेज के लिए शादी करने की बात कहकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर से भागकर एक रात उनसे शारीरिक संबंध बनाकर अगले दिन मंदिर में शादी करने के वादे से पहले साइनाइड की गोली गर्भनिरोधक गोली कहकर खिला देता था और उनकी ज्वेलरी आदि लेकर फरार हो जाता था। पेशे से सरकारी शिक्षक रह चुके मोहन कुमार ने एक ज्वेलरी दुकान में काम करके काम के बहाने साइनाइड खरीद कर रख लिया था। मोहन लड़कियों को अलग अलग नाम उन्हीं की जाति का खुद को बताकर और सरकारी नौकरी में होने की बात कहकर अपने जाल में फंसाता था। मंगलौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2013 में उसे 20 महिलाओं की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा मुकद्दर कर दी थी और अब अपने केस को मोहन ने खुद लड़ा था। हीरोइन बनने की चाहत, अमीरों जैसे शौक, बस इसी बात ने उसे बना दिया सबसे बड़ी सीरियल किलर। सीरियल किलिंग से कई ऐसे मामले हैं जिन्हें जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसे ही वारदातों को केवल मर्दों ने ही नहीं अंजाम दिया, बल्कि कुछ महिलाएं भी सीरियल किलिंग की दुनिया में मौत का दूसरा नाम बन गई। ऐसा ही एक नाम डी कंपामा का था। सीरियल किलिंग एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई लोग दहशत से भर जाते हैं। भारत में अगर जुर्म की तारीख के पन्नों को खंगाला जाए तो सीरियल किलिंग के ऐसे कई मामले मिलते हैं जिन्हें जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाले किसी हैवान से कम नहीं होते हैं। इस वैसी काम को केवल मर्दों ने ही नहीं अंजाम दिया, बल्कि कुछ महिलाएं भी सीरियल किलिंग की दुनिया में मौत का दूसरा नाम बन गई। ऐसा ही एक नाम डी कंपामा का था, जिसे साइनाइड मलिका के नाम से जाना जाता था। वह भारत की पहली सीरियल किलर थी।
कंपम्मा का जन्म 1970 में कर्नाटक के कंगलीपुरा गांव में हुआ था। उसका ताल्लुक एक बेहद मामूली परिवार से था। घर के आर्थिक हालात भी बहुत खराब थे। कभी मामूली ज़रूरतें भी उसके घर वालों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी। उसके परिजन कड़ी मेहनत मशक्क़त करते थे, तब जाकर उसके परिवार का गुजारा होता था। उसके पड़ोसी भी मामूली और गरीब लोग ही थे। छोटी उम्र में भी घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसका पति एक टेलर था। शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेजार थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका जन्म भले ही एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वो सपने बड़े लोगों जैसा देखा करती थी। सच तो था कि उसे फिल्मों का बड़ा शौक था। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वो हीरोइन बनना चाहती थी। वो इस बारे में अपनी सहेली को भी बताया करती थी। उसने ठान रखा था कि जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसे गलत रास्ता ही क्यों न अख्तियार करना पड़े। कंपम्मा अपने सपने पूरा करने के लिए मौका की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया। 90 के दशक में वो अपनी मलिन बस्ती से निकलकर शहर में जा पहुंची और एक अमीर परिवार के घर में नौकरानी के तौर पर काम करने लगी। वो घर एक ऐसा परिवार का था जहां किसी लक्ष्मी की कृपा बरसती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो परिवार शाही अंदाज में जीता था। उस घर में जाकर जैसे ही कंपम्मा के सपनों को पंख मिल गए हो, अब वो अमीर बनने की ख्वाब देखने लगी थी। उसके भीतर पैसों की हवस जन्म ले चुकी थी। वो भी अमीरों की जैसी शानदार जिंदगी बस करना चाहती थी। लिहाजा उसने अमीर लोगों के घरों में कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया। वो गरीब और ज़रूरतमंद बनकर अमीरों के घर में काम की तलाशती थी और मौका देकर वहाँ से चोरी करती थी। मगर चोरी के काम से भी उसका मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा था। वो इसी उधेड़ बुनने लगी थी कि वो आगे क्या किया जाए। रातों रात अमीर बनने की ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद के बीच उसे एक आइडिया आया। वो आइडिया था अपने इलाके में चिट फंड कंपनी शुरू करने का। उसने अपने प्लान को अमली जामा पहनाते हुए यह काम शुरू कर दिया। वो लोगों को छोटी रकम जमा करने और बड़े सपने दिखाने लगी। लोग भी उसकी बातों में आने लगे। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द ही उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। इससे पहले कि कंपम्मा कुछ कर पाती, 1998 में उसकी चिट फंड कंपनी का दिवाला निकल गया। उसे इस काम में बहुत नुकसान हुआ। उसने जो रकम जमा की थी वो भी खत्म हो चुकी थी। 2 बड़ी परेशानी थी। लोग उसके घर तगादा लेकर घर पहुंच रहे थे। इसी वजह से उसके घर में भी अब कलेश हो रहा था। एक दिन कंपम्मा का उसका पति के साथ बहुत झगड़ा हुआ। बात हाथापाई पर जा पहुंची और इसी बात से खफा होकर उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कंपम्मा का सपना टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। वो मायूस रहती थी। उसके पास कोई काम नहीं था। चिट फंड कंपनी डूब चुकी थी। ना घर था ना कोई ठिकाना। फिर उसने हार नहीं मानी। इसी दौरान कंपम्मा ने अपने रहने की एक जगह तलाश की और इसके बाद उसने लोगों को झांसा देकर पैसा ऐंठने का काम शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को सपने दिखाकर जाल में फंसाने का हुनर पहले से ही आता था। लिहाजा उसे शिकार पकड़ने में दिक्कत नहीं होती थी। कुछ दिन बाद उसने तय कर लिया कि अब केवल ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाएगी जो अमीर और पैसे वाले होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने खुद एक अमीर महिला का रूप धारण कर लिया और निकल पड़ी शिकार की तलाश में। इसी तलाश के बीच उसकी मुलाकात एक अमीर महिला से हुई। कंपम्मा ने उस महिला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। इसके बाद कंपम्मा ने उस अमीर महिला को चिट फंड की स्कीम की जानकारी देने के नाम पर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद एक मंदिर में बुलाया। पहले वो उसे चिट फंड स्कीम के बारे में बताती रही और फिर इधर उधर की बातों में लगाकर उसे प्रसाद में मिलाकर जहर दे दिया। जहरीला प्रसाद खाने के बाद महिला की वहीं मौत हो गई। इसके बाद कंपम्मा ने उस महिला के सारे गहने उतार दिए और उसके पर्स में रखी सारी नकदी लेकर वहां से फरार हो गई।
कातिल कंपम्मा मौके से निकल चुकी थी। किसी ने वहां महिला की लाश देखकर पुलिस को खबर की। मंदिर में लाश की बात सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। अब पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। करीब 4 दिन बाद उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली तो अधिकारी हैरान रह गए। असल में उस महिला की मौत का सबब सबसे खतरनाक जहर था, यानी साइनाइड। कंपम्मा ने उस महिला को साइनाइड दिया था। इस कत्ल और लूट की संगीन वारदात को अंजाम देकर कंपम्मा अंडरग्राउंड हो चुकी थी। अगले 7 सालों तक उसका कुछ कहीं पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक वो अपना नाम और पहचान बदलकर किसी अज्ञात जगह रहने लगी थी। इसी दौरान उसने किसी ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जिससे उसका पता चल सके या उसकी गैर मौजूदगी जाहिर हो। उस दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल के कमरे में किसी महिला की लाश पड़ी है। पुलिस फौरन होटल जा पहुंची। वहां एक कमरे में बेड पर महिला की लाश पड़ी थी। पुलिस को होटल के रजिस्टर से पता चला कि मरने वाली महिला का नाम नागवेणी था। वो एक अमीर महिला थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। होटल के स्टाफ से पूछताछ में पुलिस को बताया कि नागवेणी किसी जय अम्मा नाम की अमीर महिला से मिलने के लिए वहां आई थी, जो संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में विशेष पूजा पाठ कराने वाली थी। पुलिस ने कमरे की जांच पड़ताल के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। अब पुलिस बेसब्री से नागवेणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जिससे यह खुलासा होने वाला था कि उसकी मौत कैसे हुई। अब पुलिस बेसब्री से नागवेणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जिससे यह खुलासा होने वाला था कि उसकी मौत कैसे हुई। जब नागवेणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि नागवेणी की मौत भी साइनाइड जहर की वजह से हुई थी। बेंगलुरु पुलिस का ध्यान अब साइनाइड पर फोकस हो गया था। जब पुलिस ने इस मर्डर केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो जय अम्मा की हकीकत सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि जय अम्मा कोई और नहीं बल्कि 7 साल पहले मंदिर में कत्ल करने वाली कंपम्मा ही थी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। नागवेणी का मर्डर करने के बाद कंपम्मा अंडरग्राउंड नहीं हुई थी, बल्कि उसने अगले 7 महीनों में एक बाद लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। नागवेणी का मर्डर करने के बाद कंपम्मा अंडरग्राउंड नहीं हुई, बल्कि उसने अगले 7 महीनों में एक के बाद एक कत्ल और लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस ने जो लाशें बरामद की उन सभी के कत्ल साइनाइड देकर ही किया गया था। इस बात की तस्दीक खुद पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई केस डायरी में की। इसके बाद पुलिस ने इस सभी हत्याओं से जुड़े सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी। पुलिस सभी हत्याओं की कड़ियों को जोड़ रही थी। पुलिस सभी हत्याओं की कड़ियाँ जोड़ रही थी। कातिल की मर्डर्स ऑपरेडी को स्टडी कर रही थी। इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि साइनाइड देकर किए गए सभी कत्ल लूट के इरादे से अंजाम दिए गए थे और कातिल कोई शख्स नहीं बल्कि एक औरत है। अब पुलिस को उस गुमनाम कातिल महिला की तलाश थी, जो पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी। एक ऐसी सीरियल किलर जिसे पुलिस हर हाल में पकड़ना चाहती थी। पुलिस शिद्दत से कातिल महिला की तलाश में जुटी थी। तभी एक दिन किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर दी कि सीरियल किलिंग से जुड़ी संदिग्ध महिला एक गहनों की दुकान पर जेवर बेचने के लिए पहुंची है। पुलिस ने बिना देर किए उस दुकान पर दाबिश दी और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। असल में वह उस दुकान पर वो गहने बेचने आई थी, जो उसने पकड़े जाने से पहले बेंगलुरु और एक वारदात को अंजाम देकर लूटे थे। पुलिस कंपम्मा की पहचान कर चुकी थी। उसकी करतूतें भी पुलिस अच्छे से जानती थी, लेकिन पुलिस इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी कि वही सीरियल किलर है। लेकिन शुरू में तो कंपम्मा ने पुलिस को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की, मगर अब पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया तो उसने काला सच उगल दिया।
अब वो अपने गुनाहों की कहानी सुना रही थी और पुलिस खामोशी से उसका बयान सुन रही थी। हैरानी की बात थी कि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसने कितने कत्ल किए हैं और कितनी लूट। कंपम्मा के बयान और उससे मिले सुरागों की छानबीन के दौरान पुलिस के आधा दर्जन कत्ल के मामलों की कड़ियां जोड़ ली गई, लेकिन कई मामले ऐसे थे जिसमें पुलिस लंबे समय तक सबूत और सुराग तलाशती रही। इस मामले का खुलासा होने के बाद कंपम्मा का नाम साइनाइट मल्लिका पड़ गया। इस केस डायरी हो या अदालती दस्तावेज, सभी जगह उसका नाम केस दर्ज हो चुका था। पुलिस ने कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और समझा। फिर अदालत ने इस नतीजे पर पहुंची थी कि ऐसे सीरियल किलर को समाज में खुला छोड़कर बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे अपराधी के लिए केवल एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। अदालत का कहना था कि ऐसे ही सीरियल किलर इसमें पहले भी भारत में नहीं देखा होगा। सीरियल किलर कंपम्मा ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कंपम्मा उर्फ साइनाइट मल्लिका की कहानी उन दिन मीडिया की सुर्खियों में छा गई थी। इसके बाद साइनाइट मल्लिका की ज़िंदगी में 2 फिल्में भी बनी और खूब चर्चाएं भी हो रही थी। एक फार्म हाउस में तीसरे पति की खौफनाक साजिश और 6 कत्ल, जाने लैला खान हत्याकांड की पूरी कहानी। लैला का पूरा परिवार इगतपुरी में अपने फार्म हाउस में पहुंच चुका था। उसी बीच लैला खान की मां सेलिना ने अपनी बहन अल्बाना पटेल से बात की और उन्हें बताया कि वह अपने तीसरे पति परवेज इकबाल टाक के साथ हैं। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन इस बातचीत के बाद फिर दोबारा अल्बाना की सेलिना से कोई बातचीत नहीं हो सकी। बात साल 2002 की है। उस वक्त एक कन्नड़ फिल्म आई थी जिसका नाम था मेकअप। ये फिल्म लैला पटेल की पहली फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से लैला को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद लैला की किस्मत जागी और उन्हें मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। वो फिल्म थी वफा ए डेडली लव स्टोरी। उस फिल्म को करते वक्त लैला पटेल नाम बदल चुका था। अब वो लैला खान बन चुकी थी। उसी नाम से उसने शोहरत पाई। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इस बीच लैला ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी वजह से उसका नाम विवादों में भी आया। वो काम था शादी। यूँ तो शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन लैला खान ने जिस शख्स से शादी की थी वो खुद विवादित था। असल में लैला खान ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेशी के सदस्य मुनीर खान से शादी की थी, जिसकी वजह से उसका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा था। लैला एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका परिवार भरा पूरा परिवार था और अब वो एक दूसरी फिल्म में काम मिल चुका था। वो बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राकेश सावंत के साथ अपनी दूसरी फिल्म जन्नत की शूटिंग कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 30 जनवरी 2011 की रात लैला अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हस्मीना, जुड़वा भाई बहन इमरान और जारा और चचेरी बहन रेशमा के साथ मुंबई से 126 किलोमीटर दूर इगतपुरी में छुट्टियां मनाने के लिए निकली थी। वे लोग काफ़ी खुश थे, अच्छे माहौल में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। लेकिन उस पूरे परिवार के साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लैला का पूरा परिवार इगतपुरी में अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था। उसी बीच लैला खान की मां सेलिना ने अपनी बहन अल्बाना पटेल से बात की और उन्हें बताया कि वह अपने तीसरे पति परवेज इकबाल टाक के साथ हैं। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन इस बात के बाद दोबारा अल्बाना पटेल से उसकी बहन सेलिना से कोई बातचीत नहीं हुई। वजह थी सेलिना और उसके पूरे परिवार का अचानक गायब हो जाना। जी हाँ, उस दिन के बाद उनका कुछ पता नहीं चल सका। परेशान होकर लैला खान के पिता नादिर शाह पटेल यानी सेलिना के पहले पति मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अचानक लापता हो गई है। दरअसल लैला खान के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में अपनी बेटी और परिवार के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था।
थाने में दी गई शिकायत में उनकी तरफ से कहा गया था कि टाक और उसके साथी आसिफ शेख ने कथित तौर पर लैला और उसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर लिया है। ठीक इसी तरह की शिकायत बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राकेश सावंत ने भी दर्ज कराई थी, क्योंकि राकेश सावंत खुद लैला के साथ अपनी दूसरी फिल्म जन्नत की शूटिंग कर रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता नादिर पटेल और राकेश सावंत के अलावा सेलिना की बहन अल्बना पटेल से भी पूछताछ की। इसी बीच अल्बना ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन और पूरा परिवार इगतपुरी वाले बंगले पर गए थे और वहां उसकी बहन सेलिना का तीसरा पति परवेज इकबाल टाक भी मौजूद था। असल में लैला खान की मां सेलिना ने 3 लोगों से शादी की थी। नादिर पटेल उसके पहले पति थे, आसिफ शेख दूसरा, जबकि तीसरा परवेज इकबाल टाक और तीसरा पति था। उधर नादिर पटेल ने भी अपनी तहरीर में परवेज और आसिफ शेख को नामजद किया था। बस यहीं से पुलिस के शक की सुई परवेज इकबाल टाक की तरफ घूम गई थी। अब वक्त बीतता जा रहा था। पुलिस परवेज इकबाल टाक को तलाश करती रही, लेकिन ना तो लैला खान और उसके परिवार का कुछ कहीं पता चला और ना ही आरोपी परवेज इकबाल टाक का कोई सुराग मिला। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस और तमाम लोगों को लैला और उसके परिवार के गुम हो जाने की खबर मिली थी, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वो किस हाल में हैं और कहाँ हैं। मुंबई पुलिस गुमशुदगी और अपहरण के मामले में परवेज टाक को तलाश कर रही थी। वो महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर रह रहा था। उसके पकड़े जाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद यह मामला राज बनकर रह जाता। साल 2011 में लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी से कुछ महीने बाद परवेज इकबाल टाक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वहाँ की पुलिस को तब तक ये मालूम नहीं था कि मुंबई पुलिस भी इस शख्स को तलाश कर रही है। टाक जम्मू कश्मीर में एक वन ठेकेदार के तौर पर काम करता था। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी। परवेज इकबाल टाक की कुंडली खंगालने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उससे लैला खान और उसके परिवार की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ शुरू की। शुरुआत में परवेज इकबाल टाक यह दावा करता रहा कि लैला और उसका परिवार दुबई में है। बाद में उसने जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने लैला और उसके परिवार वालों को महाराष्ट्र में ही मार डाला था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद परवेज इकबाल टाक को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। अब मुंबई पुलिस की टीम उस जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई पहुंच चुकी थी। मुंबई में उससे लंबी पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस के पास बहुत ऐसे सवाल बाकी थे जिनका जवाब मिलना जरूरी था। मसलन लैला खान और उसके परिवार का कत्ल किया गया, कैसे किया गया, कत्ल में कितने लोग शामिल थे, कत्ल के बाद लाशों को कहाँ ठिकाने लगाया गया, और सबसे अहम बात यह है कि एक साथ 6 लोगों को कत्ल करने की वजह क्या थी। अब पुलिस सवाल करती जा रही थी और कातिल यानी लैला का सौतेला बाप परवेज इकबाल टाक अपने अजीम गुनाह की कहानी सुना रहा था। अब पुलिस सवाल करती जा रही थी और कातिल यानी लैला का सौतेला बाप परवेज इकबाल टाक अपने अजीम गुनाह की कहानी सुना रहा था। उसने हत्याओं की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने इगतपुरी के एक फार्म हाउस में ही सेलिना और उसके पूरे परिवार का कत्ल किया था और फिर उन सभी की लाशों को वहीं गड्ढे खोद कर गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फार्म हाउस से लैला, सेलिना और उसके परिवार वालों को कंकाल बरामद किया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुंबई के इगतपुरी स्थित बंगले में सेलिना के साथ संपत्ति को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसके बाद जब बात आगे बढ़ गई तो उसने आपा खो दिया और सेलिना का कत्ल कर दिया। पुलिस जांच में भी सामने आया कि आरोपी टाक ने पहले अपनी पत्नी सेलिना की हत्या की, उसके बाद उसने लैला और उसके 4 भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वे सब अपनी मां के कत्ल का जस्मदीद गवाह थे।
पुलिस का कहना था कि परवेज को लगता था कि सेलिना और उसका परिवार जल्द ही मुंबई छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो जाएगा और वो हमेशा के लिए उसे भारत छोड़कर चले जाएंगे। आरोपी ने पूछताछ में माना था कि सेलिना अपने दूसरे पति आसिफ शेख को इगतपुरी के फार्म हाउस को संरक्षण बनाना चाहती थी। सेलिना ने टाक को बताया कि वे शेख को संपत्ति की देखभाल का जिम्मा सौंपना चाहती हैं। उसने इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी भी तैयार कर ली थी। इसके अलावा सेलिना की शेख के साथ नज़दीकियाँ भी परवेज को रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से उसने सेलिना के कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी। हालांकि उसने लैला और परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या इसलिए की क्योंकि उन्होंने उसे सेलिना की हत्या करते हुए देख लिया था। साल 2011 में ही यह मामला मुंबई की सेशन कोर्ट में चल रहा था। अब 24 मई को एक्ट्रेस लैला खान और उसके परिवार की हत्या के मामले में साल 2011 में ही यह मामला मुंबई की सेशन कोर्ट में चल रहा था। अब 24 मई को एक्ट्रेस लैला खान और उसके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज इकबाल टाक को सजाए मौत दी गई है। टाक को हत्या और सबूत को नष्ट करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज को दोषी करार दिया था। महिला से नज़दीकियाँ, झाड़ फूक का काम, हाथ पैर कटी लाश के महंत हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, ये खबर सीतापुर की है। सीतापुर में हुए महंत मनी रामदास हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। महंत का हत्यारोपी महिला के घर आना जाना था। वह तंत्र मंत्र का कार्य भी करता था। यूपी के सीतापुर में हुए महंत मनी रामदास हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। महंत का आरोपी महिला के घर आना जाना था। वह तंत्र मंत्र का कार्य भी करता था। महिला को लगा कि महंत की वजह से उसका परिवार टूट रहा है, इसलिए उसने बेटे संग मिलकर उसे धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया, फिर शव को ठिकाने लगा दिया। बता दें कि हरदोई निवासी महंत मनी रामदास 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए मिश्रिक गए थे, लेकिन लौटने के बाद यानी 25 मार्च को वह अचानक लापता हो गए थे। महंत के घर न पहुंचने पर 26 मार्च को भतीजे ने कोतवाली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बीच 29 मई की शाम को झाड़ियों में पड़े एक बोरे में महंत मनी रामदास का शव बरामद हुआ था। उनके हाथ पैर कटे थे। इस निर्मम हत्या के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। मुखबिरों को एक्टिव किया गया और खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई। बीते दिन 1 अप्रैल को सीतापुर पुलिस ने महंत हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी गंगादेई, जिसकी उम्र 50 वर्ष, और उसके बेटे सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि महंत मनी रामदास, जिनकी उम्र 65 वर्ष, के परिजनों से पूछताछ में गंगादेई उर्फ छोटी बिटिया और उसके बेटे सोनू का नाम प्रकाश में आया था। इसके बाद इनके कॉल डिटेल्स निकलवाए गए तो पता चला कि महंत एवं गंगादेई में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। महंत का गंगादेई के घर भी आना जाना था। बाद में पूछताछ में गंगादेई और सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या वाले दिन भी महंत गंगादेई के घर पहुंच गया था। वहां सोनू और गंगादेई ने पहले से तेजधार हथियार से महंत की हत्या की, फिर शव के 3 टुकड़े की और उसे बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया। जांच में पता चला कि महंत झाड़ फूक एवं तांत्रिक का भी काम करता था। करीब 1 साल पहले गंगादेई की पुत्री कहीं चली गई थी। इसके अलावा सोनू की पत्नी भी घर से चली गई थी। इन सब बातों से गंगादेई को लगा कि महंत की वजह से उसका परिवार टूट रहा है। इसी से अजीज आकर माँ बेटे ने महंत की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को आरोपी गंगादेई सोनू को गिरफ्तार कर आला कत्ल, बांका एवं हंसिया बरामद कर लिया है। साथ ही दोनों हत्यारोपी को जेल भेज दिया है।